हमारा उद्देश्य किसी भी जीवित या मृत्यु की भावनाओं को आहत करना नहीं है, लेकिन हमें बस इतना बता दो मृत्यु की भावनाएं कैसे आहत हो सकती हैं। हाय, पहले मैंने सोचा फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर वीडियो बनाना सही भी है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस इंटरनेट पे यूट्यूब पे इस पे अपलोडेड है। लेकिन जब मैंने उन वीडियोस को देखा तो मैंने कहा भाई वीडियो को बनाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 1 घंटे में अगर आप ऐसे पढ़ाओगे। हेलो बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसके अंदर ये ऐसे नहीं काम चलेगा, इतना आराम से आप नहीं पढ़ा सकते हो। मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान भाषा में बहुत ही ईजिली बताऊंगा कि कैसे होता है। और अभी तक अगर आप फ्रेंच को किस समझते हो, रशियन को 6,000 रुपए समझते हो, एरिस्टोक्रेट को एक खास तरह का पीने वाला ड्रिंक समझते हो, और जापान को खैर छोड़ो, तो आज आपको अपनी थिंकिंग बदलनी पड़ेगी और आज आपको सीखना पड़ेगा ये सब नई चीजें क्या है। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय और शुरू करता हूं बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो। देखो, एक बार की बात है कि फ्रांस में ना एक राजा और रानी हुआ करते थे, लेकिन उसकी जो रानी थी ना वो बहुत दोगली थी, बहुत बेवफा थी। खैर वो हमारी स्टोरी का पार्ट नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में नहीं आएगा तो वो नहीं बताऊंगा। आगे सुनिए, रानी उसकी बेवफा थी, लेकिन इमोशंस का खेल, एक इमोशंस का खेल जो है यही फ्रेंच रेवोल्यूशन को लीड करता है। आज जो आप किसान आंदोलन होता हुआ देख रहे हो, या जो कुछ भी परीक्षा का पेपर लीक हो गया उसका आंदोलन हो गया, या अपने इंडियन का रिवोल्ट हो गया, जो कुछ भी हुआ है ये सब इसी की उपज थी। ठीक है, और ये उपज कहां से आई? इमोशन से। ये इमोशंस कहां से आए? क्योंकि रानी बेवफा थी। ठीक है, तो ये मैंने इंट्रोडक्शन दिया छोटा सा, जो आपके काम का नहीं है। लेकिन ये जो खेल है इमोशंस का, ये आपको दिलाएगा 2 से 3 नंबर आपके एग्जाम में। अब ये कैसे दिलाएगा देखिएगा। बात है 14 जुलाई 1789 की। ठीक है, 1789 14 जुलाई की बात है। पेरिस शहर था, फ्रांस की बात है। 7,000 लोग एक साथ रोड पे आ गए और एक जेल में घुस गए। उस जेल का नाम था बेलेस्टील जेल। लिख लीजिएगा, एग्जाम में आएगा ये चीज। ठीक है, उस जेल का नाम था बेलेस्टील जेल। ये सब लोग इकट्ठा हुए थे एक रेवोल्यूशन के लिए। अब देखिए, रेवोल्यूशन और रॉइट का मतलब होता है दंगा। ठीक है, दंगे में और रेवोल्यूशन में क्या डिफरेंस है? जो दंगा होता है वो बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और आपस में लड़ने लगते हैं। लेकिन जो रेवोल्यूशन होता है, जब इसी दंगे को एक लीडर आता है, अभी हम लीडर्स के नाम पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो एक लीडर जब आ जाता है और सही डायरेक्शन देता है, जिसकी वजह से पॉलिटिकल चेंज होता है। क्या होता है? पॉलिटिकल चेंज होता है कंट्री में, उसको हम बोलते हैं रेवोल्यूशन। अब देखो, एक चूजा था और चूजे का नाम था लुइस 16। ठीक है, तो यही है वो लंपट राजा। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है। नंबर 1 का कमीना है, बेचारा चित्रकार भी नहीं छुपा पाया। छी छी छी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। और इसका क्या था कि ये बर्बन फैमिली से आता था। याद रखिएगा, बर्बन फैमिली से आता था ये, और ये 1774 के वो पैदा हुआ था। ठीक है, 1774 को। लेकिन ये ना एक नंबर का चूजा था और एक नंबर का गधा था। ये हमेशा बेवकूफ वाली हरकत करता था और अय्याशियों में पड़ा रहता था। इसके लिए इसकी रानी सब कुछ थी, जिसके लिए कोई और सब कुछ था, जिसकी वजह से इसका दिल टूट गया। और उसकी खैर वो छोड़ो, वो हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, हम अगली बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए, इस अय्याश राजा ने क्या करा, ये आपके एग्जाम में आएगा। इस अय्याश राजा ने क्या करा? इस अय्याश राजा ने 5 चीजें करी जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। अब ये 5 चीजें क्या थी, पहले ये देख लीजिए। आपको अभी ऊपर बताया था कि एक फ्रांस का रेवोल्यूशन हो रहा था, लड़ाई हो रही थी। लेकिन वो लड़ाई क्यों हो रही थी? वही फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हो रहा था, उससे क्या क्वेश्चन बनेंगे देखिएगा। सबसे पहले, इस राजा को लड़ाई बहुत पसंद थी। ठीक है, तो ये फ्रांस की आर्मी को भेजता, अलग अलग जगह भेजता, कहता जाओ लड़ाई करो, दंगे करो। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का भी ना 5 कारण थे, और आदमी के पतन के भी 5 कारण होते हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले तो इसको लड़ाई बहुत पसंद थी, जैसे कि मैंने बताया। अगला था कि इसको ना लग्जरी बहुत पसंद थी। इसकी रानी ने, जो कि किसी और से प्यार करती थी, बार बार बता रहा हूं उनको। ठीक है, उसने एक किंगडम बनाया था वर्सैलिस का। जबरदस्त किंगडम है, आज भी है, यूट्यूब पे उसके वीडियोस देख लेना, बहुत बढ़िया बनाया था उसने, बहुत सुंदर। आज भी टिकट लगती वहां जाने की। तो वो उसने बनाया था उसकी रानी ने। अब इस राजा के ऊपर खर्चा था कि भैया तुम मेंटेन करो, लेकिन रानी तो किसी और के साथ, मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात का। तो उसके बाद देखिए, रेवेंज इसका एक कारण था। 2 कारण हो गए, पहला तो वॉर, दूसरा इसने जो पैलेस बना रखा था, कहां पे? वर्सैलिस में बना रखा था। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो ये पैलेस को मेंटेन करने में बहुत पैसा लगता था, बनवाने में, मेंटेनेंस में बहुत पैसा लगता था। फिर रिवेंज क्या था? प्रतिशोध इसका किससे था? देखो, ये जो फ्रांस है ना, इसकी लड़ाई रहती थी ब्रिटेन से। और आपको तो पता ही है कि ब्रिटेन ने पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा कर रखा था, इंडिया पे भी कर रखा था। काश इंडिया इतना सक्षम होता तो ये राजा इंडिया से भी ब्रिटेन को छुड़वा देता। हमारे कंट्री में इतना कुछ होता ही नहीं फिर। लेकिन हुआ क्या, होनी को जो मंजूर था रिवेंज क्या था कि फ्रांस का दुश्मन था ब्रिटेन, दुश्मन नंबर 1 था ब्रिटेन, और उसने कब्जा कर रखा था अमेरिका पे। अमेरिका की 13 कॉलोनीज थी। कितनी? 13 कॉलोनीज थी, जिसमें उसने कब्जा कर रखा था। तो फ्रांस ने कहा, बेटा अमेरिका तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूं और ब्रिटेन को उखाड़ के फेंक दूंगा। तो इसने क्या करा, इसने अपनी सेना भेज दी जबरदस्ती के, मतलब लेना ना देना, जबरदस्ती अपनी सेना भेज दी। उससे क्या हुआ, वहां फ्रांस की एक करेंसी हुआ करती थी, उस करेंसी का नाम होता था लुइर। ये आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, इस लड़ाई की वजह से फ्रांस के ऊपर 28 बिलियन, समझ रहे हो, उस जमाने में 28 बिलियन लुइर का कर्जा चढ़ गया। देखो, कर्जा मैंने पहले गलत लिखा था। ठीक है, कर्जा चढ़ गया। उसके बाद देखो, ये जो पैसा है लुइर, ये सरकार कैसे लेती थी? सरकार के पास पैसा आता कहां से था? तो सरकार लेती थी पब्लिक से, लोन पे। जैसे कि अभी आपने देखा है, गोल्ड डिपॉजिट लोन आया हुआ है। आज 15 तारीख है और कल 16 तारीख है, 16 फरवरी 2024 लास्ट डेट है उसको खरीदने की। तो ऐसे ही सरकार पैसे लेती है। सरकार हमारे यहाँ इंडिया में 8% पे ले रही है शायद, उनके यहाँ पे 10% पे लेती थी सरकार। ठीक है, अब जनता कहती थी हमको कोई मतलब नहीं है, हमारा पैसा लौटाओ 10% ब्याज के साथ।
ठीक है। और उसके बाद ये जो इनके गवर्नमेंट के खर्चे होते थे, जितने भी गवर्नमेंट के खर्चे होते थे, पोस्ट ऑफिस, सड़कों की मरम्मत वगैरह वगैरह, तो ये रीजन था फ्रांस में पैसे की कमी हो जाना, ठीक है, इससे पैसा कम हुआ। अभी देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे हुआ। अब देखो फ्रांस की हमें जनता को समझना होगा। सबसे पहले देखो फ्रांस की जनता ना 3 भागों में बटी हुई थी। अभी मैं आपको बताता हूं, 3 स्टेट्स में बटी थी। उन 3 स्टेट को ना, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि हिंदू धर्म 4 उसमें बटा हुआ है वर्णों में, उसी तरह उसको स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेट। 3 स्टेट। पहली स्टेट क्या होती थी, उसके अंदर आते थे क्लर्जी, जो 1% थी पॉपुलेशन का, पूरी पॉपुलेशन का सिर्फ 1%, जिसके अंदर क्लर्जी आते थे। इनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। ये क्लर्जी कौन होते थे? ये होते थे आपके जो प्रीस्ट होते थे, मतलब चर्च के जो हेड होते थे ना, उनको क्लर्जी बोला जाता था। वो बोलते थे कि भाई देखो, ये दुनिया ना हमेशा से पढ़े लिखे लोगों की रही है। वो पढ़े लिखे, उन्होंने बोला कि भाई ये होता है, वो होता है, साइंस को बोल दिया, बाइबल में लिखा है ऐसा है वैसा है, ठीक है। तो इसके ऊपर तमाम कहानियां हैं, वो कभी बाद में बताएंगे आपको। तो बाइबल में जो लिखा है वही सच है, इन्होंने बोला, और लोगों को मानना पड़ेगा, वरना भगवान का प्रकोप आएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो वो ऐसे करके अपना सबसे ऊपर ताज पे बैठ गए। उनको सबसे कम टैक्स देने पड़ते थे, टैक्स देने ही नहीं पड़ते थे। और 10% लैंड, देखो ये 10% लैंड अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, चर्च के पास होता था, ठीक है। सेकंड स्टेट में आते थे नोबल। नोबल जो भी एरिस्टोक्रेट होते थे, इनको बोला जाता है एरिस्टोक्रेट, ठीक है, एरिस्टोक्रेट। इसी नाम का एक पिए जल भी होता है, जिसको इस तरह की बोतल में आपने देखा होगा। तो एरिस्टोक्रेट होते थे। तो मैं आपको बताऊं कि ये क्या होते थे, इनको भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, और इनके पास 20% लैंड होता था। अब ये एरिस्टोक्रेट कौन होते थे? राजा की फैमिली में जो भी बॉर्न होता था उसे एरिस्टोक्रेट बोलते थे, ठीक है। एक चीज को समझते चलिएगा, अभी आगे सब काम आएगा। और थर्ड स्टेट जो सबसे लंबी थी वो थी 90% लोगों की। अब इसमें कौन आते थे? 99% आप मान लो, इसमें तो 97 लिखा है, लेकिन आप 99% मान के चलो, सारे लोग इसी में आते थे। इनको 50% तो इनकम टैक्स देना पड़ता था, और सबसे ज्यादा इसमें होते थे फार्मर, अर्बन वर्कर और फार्मर, ये लोग होते थे। देखो अभी इस फोटो में आप देख सकते हो, एक आदमी है, ये एकदम मरे जा रहा है टैक्स दे दे के, ठीक है। और ये अपने कंधे पे लाद रहा है किसको? ये है आपके नोबेल, ये है आपका राजा, ये है आपके प्रीस्ट, वहां के राजा वगैरह, है ना। तो इनको हम लोग अंबानी, अडानी और बड़े बड़े अमीर लोग समझ सकते हैं। और ये हम लोग हैं भैया, जो टैक्स दे के मरे जा रहे हैं, मिडिल क्लास फैमिली, है ना। तो ये हो गया हम लोग। तो आगे देखो क्या है, इसको और अच्छे से अगर आप समझें तो देखिए, सबसे पहली स्टेट में आते थे क्लर्जी, फिर नोबेलिटी आते थे, और फिर थर्ड स्टेट जो मैंने आपको बताया 99% होती थी, उसके अंदर आते थे फार्मर। सबसे उसके अंदर भी 3 भाग होते थे। सबसे पहले बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर वगैरह, फिर आते थे पीजेंट और आर्टिस्ट, और फिर आते थे एकदम छोटे छोटे फार्मर, लेबर वगैरह, जिनके घर में खाने के भी पैसे नहीं होते थे, खुद का जमीन भी नहीं होती थी, बस किसी तरह काम चलाते थे। तो देखो दुनिया हमेशा से ऐसी ही चलती आई है, अमीर हमेशा ऐश करता है और गरीब हमेशा अपना पेट काट काट के इन लोग को पैसे देता रहता है। ये 2 तरह के टैक्स होते थे उनके पास। 2 तरह के टैक्स में सबसे पहला आता है टीथिस, ये आपके एग्जाम में आएगा, और फिर आता था टेली, ठीक है, टीथिस और टेलिस। तो इसमें क्या होता था, टीथिस जो था वो 10% लगान होता था आपकी हार्वेस्ट के ऊपर। जो भी आपने कमाया है ये डायरेक्ट टैक्स होता था आपकी हार्वेस्ट के ऊपर। मतलब लगान मूवी में कहता है ना, दुगना लगान देना पड़ेगा, तो बस ये उसी तरह था। आपने जो भी फसल उगाई है उसका 10% आपको टैक्स देना पड़ेगा, किसको? चाहे नोबलमैन वगैरह वगैरह को, ठीक है, जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट में आते थे। और सेकंड टैक्स था टेली, ये आपके एग्जाम में आएगा। फिर देखिए पॉपुलेशन जो पॉपुलेशन थी उस जमाने में फ्रांस की। अब ये रेवोल्यूशन क्यों हुआ, हम वहीं चल रहे हैं धीरे धीरे, आपको एक एक बैकग्राउंड बता रहा हूं। अब देखिए दूसरा बैकग्राउंड क्या है। जो फ्रांस का रेवोल्यूशन हुआ था, उससे पहले जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी 1715 में, वो थी 2.3 करोड़, और 1789 में वो पॉपुलेशन हो जाती है 2.8 करोड़, ठीक है। लेकिन जो खाना था वो आपका नहीं मिल रहा था, पैसे बढ़ते जाए थे, लोगों की सैलरी एकदम वही थी। मतलब कि आप समझ लो, ये अपने देश का भी यही हाल है कि टीचर की सैलरी अगर 2013 में 10 से 12,000 रुपए थी, तो 2023 में भी इतनी है, 15 से 18,000 रुपए। सैलरी नहीं बढ़ रही, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है। चीजें जो हैं उनके दाम बढ़ते गए हर साल, ठीक है, साल दर साल चीजों के दाम बढ़ते गए। इससे हुआ क्या, आदमी भूखा रहने लगा। जब आदमी भूखा रहेगा तब लड़ाई होगी। हर देश को आप देख लो, जितने भी देश हैं जहां भी भूख है वहां लड़ाई जरूर होगी। देखो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स में सब्सिस्टेंस क्राइसिस, ये आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है, जब रोटी, कपड़ा और मकान खत्म हो जाए, लोगों के पास ना रहे, बेसिक चीजें भी ना रहे, ठीक है। अब देखो इनको भड़काया कौन? उस जमाने में ट्विटर, फेसबुक, ऐसे कोई आंदोलन तो होते नहीं थे, यूट्यूब तो होता नहीं था, तो इनको भड़काया किसने? इनको भड़काया, देखो आज का अगर गोदी मीडिया होता, सुधीर चौधरी होता, वो तो आके बोल देता ये आतंकवादी है, किसान नहीं है। लेकिन उस जमाने में थैंक गॉड गोदी मीडिया नहीं था, तो इस वजह से क्या हुआ, फिलोसफर्स थे, 2 फिलोसफर, इनको आतंकवादी नहीं कहा गया, ठीक है। आजकल अगर आप बोलोगे तो आपके घर कौन आ जाएगा? आपके घर ईडी आ जाएगा या सीबीआई आ जाएगा। मेरे घर आता है तो मुझे कोई डर ही नहीं है, मेरे अकाउंट में 2 रुपए 75 पैसे हैं, तो मैं क्या डरूंगा। लेकिन ईडी और सीबीआई आ जाएगा आपके घर में, ठीक है। लेकिन उस जमाने में जब इन लोग ने इनको भड़काया तो इनको फिलोसफर्स बोला गया, आतंकवादी नहीं बोला गया। तो जॉन लोकी, और एक थे जीन जैकस रेसिल्यू, इनके नाम आएंगे, और तीसरे थे मोंटेसेयू। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, 3 नाम।
स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो क्या जो जॉन जी थे, इन्होंने किताब लिखी, किताब का नाम था टू थिएटर्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। और इनका कहना था कि मोनार्ची नहीं होनी चाहिए। मोनार्ची का मतलब क्या होता है, जहां पे राजा रूल करता है, और डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, जहां पे पब्लिक चुनती है अपने प्राइम मिनिस्टर को। तो इनका कहना था कि मोनार्ची नहीं होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, अपनी बुक में इन्होंने लिखा। उसके बाद जीन जैकोस जी ने लिखा कि भाई देखो सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की इन्होंने बुक लिखी, इन्होंने भी यही सब चीजें लिखी, ठीक है। और जो आपके ये मॉन्टेस्क्यू थे, इन्होंने लिखा द पावर मस्ट बी डिवाइडेड, जो पावर है वो एक इंसान के हाथ में नहीं देनी चाहिए। मेरा भी यही कहना है, किसी को भी 70 साल के लिए पावर या फिर 10 साल के लिए पावर नहीं देनी चाहिए। आपको पावर हमेशा डिवाइड करते रहनी चाहिए। अगर किसी एक इंसान के हाथ में पावर आ गई तो तानाशाही बढ़ेगी। 1789 की 14 जुलाई को, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेवोल्यूशन हुआ, लेकिन उससे जस्ट पहले क्या हुआ, 5 मई को एक जनरल मीटिंग हुई, स्टेट्स की जनरल मीटिंग। आपको बताई थी ना 3 स्टेट होती हैं, तीनों स्टेट के लोगों को बुलाया गया, एक जनरल मीटिंग हुई। और ये मीटिंग हुई 1614 के बाद। सोचो कितने सालों के बाद ये जनरल मीटिंग हुई, लगभग 150 साल के बाद ये मीटिंग होती है। और इस मीटिंग में फर्स्ट स्टेट के लोगों को बुलाया जाता है, सेकंड स्टेट के लोगों को और थर्ड स्टेट के लोगों को। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं ये लोग कौन थे, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेट में थे 300 मेंबर, सेकंड स्टेट में थे 300 मेंबर, और थर्ड स्टेट में जो किसान वगैरह थे, वो तो किसान जो आंदोलन भी चल रहा है आप देख सकते हो, उसमें 600 मेंबर थे, ठीक है। अब ये जो थर्ड स्टेट है, इनके लिए रूल था कि इसमें कोई भी औरत नहीं होगी, कोई भी फार्मर, कोई भी वर्कर नहीं होगा। उन्होंने कहा भाई चलो ठीक है। इन सबके पास एक एक वोट था कि भाई क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक एक वोट था। तो ये जो थर्ड स्टेट वाले थे, इन्होंने कहा भाई तुम तो चोर चोर मौसेरे भाई हो, अंबानी अडानी आपस में मिल जाओगे, हमारा क्या होगा, हम गरीबों का क्या होगा। तो इन्होंने कहा कि भाई देखो मैं 40,000 शब्दों में कुछ लिख के लाया हूं और आप ये चीज को कंसिडर करिए और उसके बाद आप इसको बदलिए। इन्होंने कहा कि तुम जाओ मेरे जूते की नोक से, ठीक है, ऐसी की तैसी, मैं तुम्हारी कुछ नहीं सुनूंगा। फर्स्ट और सेकंड स्टेट ने ये बोला। तो थर्ड स्टेट वाले जो थे, उनकी बात को एकदम नकार दिया गया। उनको कहा कि भाई तुम्हें वोटिंग राइट नहीं मिलेगी। तो थर्ड स्टेट वालों ने कहा ऐसा करो, वन स्टेट वन वोट की जगह वन मेंबर वन वोट करके देखो। हमारे 600 मेंबर है, तुम्हारे पास भी 600 मेंबर है, तो मेंबर वाली वोटिंग करा लो, देखते हैं कौन जीतेगा। तो ये इन लोग ने मना कर दिया, क्योंकि पावर तो फर्स्ट और सेकंड के हाथ में थी। यहां पे इनके दिमाग की बत्ती जली थर्ड स्टेट वालों की। तब इन्होंने कहा ये जो किंग होता है ये भगवान नहीं है। जैसे हमारे देश में कहा जाता है कि राजा ही भगवान है, अभी भी कुछ लोग कहते हैं। तो इन्होंने कहा जी नहीं, ये भगवान का अवतार नहीं है जो हमारे राजा हैं, हम भी इक्वल हैं, वो भी इक्वल हैं, हमारे पास भी 2 आंख 2 कान 1 जबान है, उनके पास भी सेम है, ठीक है। तब इनको ये बात समझ में आई। और देखो आगे क्या हुआ। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ 14 जुलाई को, लेकिन उससे कुछ दिन पहले 20 जून को 1789 में थर्ड स्टेट के लोगों ने एक मीटिंग करी और कहा कि भगवान वो नहीं है लेकिन हम किंग है, वी आर द किंग। अपने आप को किंग घोषित कर दिया इन्होंने। कहां पे घोषित किया? इंडो टेनिस कोर्ट में, ठीक है, इंडो टेनिस कोर्ट में इन्होंने एक नेशनल असेंबली बनाई। कब बनाई ये नेशनल असेंबली? 20 जून 1789 को, ठीक है। इन्होंने कहा अब हम लिखेंगे फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने बोला कि अब हम लिखेंगे फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। किसने बोला? जिनको सबसे ज्यादा दबाया गया था, थर्ड स्टेट वाले, ठीक है। अब इनके लीडर्स के नाम सुन लीजिए। इनके लीडर थे मीरा बेयू, और ये सेकंड स्टेट से आते थे, ये नोबल फैमिली से थे, लेकिन फिर भी इनके साथ मिल गए थर्ड स्टेट वालों के साथ। और इन्होंने कहा नहीं बेटा तुम्हारे साथ गलत होता है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। दूसरे जो लीडर थे उनका नाम था एबी सेइस, और ये भी एक प्रीस्ट थे। इनकी एक बुक है एबी सेइस की, उसका नाम है व्हाट इज अ थर्ड स्टेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको लिख लेना चाहिए, ठीक है, व्हाट इज अ थर्ड स्टेट। आगे देखिए, उसी टाइम पे जो ब्रेड है उसके प्राइस बढ़ते चले जा रहे थे, आम आदमी को खाने को नहीं मिल रहा था। इसके बाद होता है जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, 14 जुलाई का फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये इसके पीछे की वजह थी। लेकिन कहानी यहां पे नहीं खत्म होती है। फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के बाद क्या हुआ? जब उन्होंने बेस्टाइल जेल पे कब्जा कर लिया, उसके गार्ड को मार लिया, अपने प्रिजनर्स को छुड़ा लिया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद होता क्या है कि लुइस 16, जिसकी फोटो मैंने अभी आपको दिखाई थी, उसने सरेंडर कर दिया। कोई भी प्रिविलेज, कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट अब किंग को नहीं दिया जाएगा। जो 10% लैंड था चर्च के पास, वो फार्मर्स को चला गया। जो टैक्स बताया था मैंने आपको, वो खत्म कर दिया गया, जो डायरेक्ट टैक्स था 10% हार्वेस्ट के ऊपर। मोनार्ची कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची में आ गई, मतलब राजा रहेगा लेकिन उसको चुनेंगे वहां के लोग, वोटिंग होगी, ठीक है। और आपको बताऊं, नेशनल असेंबली फ्रेम हो गई थी जिसका नाम था फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। गवर्नमेंट बन चुकी थी, पहली बार ऐसा दुनिया में हुआ था, जैसा अभी हमारे देश में होता है डेमोक्रेसी में, गवर्नमेंट बन चुकी थी जिसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी थी। लेजिस्लेचर का मतलब पार्लियामेंट जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है अपने इंडिया में। एग्जीक्यूटिव का मतलब पुलिस और आईएएस ऑफिसर जो देखते हैं कि ये रूल फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। और फिर देखते हैं जुडिशरी, अगर इन्होंने पकड़ दिया किसी को तो ये जुडिशरी के पास जाएंगे, जुडिशरी डिसाइड करेगी, कोर्ट डिसाइड करेगा कि भाई तुम गलत थे या सही थे।
यहाँ पे कुछ वोटिंग राइट्स मिलते हैं। दो तरह के लोग होते हैं, एक एक्टिव सिटीजन होते हैं, दूसरे होते हैं पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन जो थे वो मेल होते थे, पुरुष होते थे, और प्लस 25 ईयर्स के, 25 साल या उससे ज्यादा का उनको होना चाहिए। और वोट देने के लिए एक सबसे खास चीज थी कि आपका जो टैक्स है वो किसी भी लेबर की जो दिहाड़ी चलती थी, जैसे आज अपने लखनऊ में 500 रुपए चल रही है, ठीक है, तो वो आपका जो टैक्स है किसी भी लेबर के 3 दिन की दिहाड़ी से ज्यादा होना चाहिए। ये चक्कर था। अब देखो फिर क्या हुआ, कहानी इतनी आसान नहीं थी। फिर हुआ ये, देखो अप्रैल 1792 में इस बीच हुआ ये कि ये जो किंग था लुईस 16, ये चुप तो बैठने वाला नहीं था, ये भी अपना चुपचाप षड्यंत्र रचता रहा ताकि फिर से हमारा राजपाट वापस आ जाए। तो हुआ क्या कि जो मॉब थी, मॉब मतलब वहां के जो लोग थे, नेशनल असेंबली जिन्होंने फॉर्म कर ली थी, उनकी लड़ाई हुई फिर से किंग के साथ, ठीक है। और उस जमाने में एक, जैसे अपने देश में था ना जब भगत सिंह लोग गाना गाते थे, इनकलाब जिंदाबाद रंग दे बसंती चोला, उसी तरह से उनका एक गाना था, उसका नाम था मर्सेलाइस। अब इसको कैसे फ्रांस में बोलते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपको ये याद कर लेना चाहिए। आज के जमाने में यही फ्रांस का नेशनल एंथम भी है, आज के जमाने में, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी थी जैकोबिन क्लब, ठीक है। ये कोई क्लब नहीं था, इस पॉलिटिकल पार्टी, जैसे अपने बीजेपी, कांग्रेस, एएपी है ना, वैसे ही उनकी पार्टी का नाम था जैकोबिन क्लब। इसके लीडर कौन था, देखो अब इस लीडर के बारे में सुनो। इसका लीडर था मैक्समिलियन रॉबर्ट्सफायर। अभी देखो इसके बारे में आपको आगे बताता हूं। ये बन तो गया राजा, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं था, ये उससे भी बड़ा लेसन निकला जो हमारा ये लुईस 16 था। अब देखो इसने क्या करा, 10 अगस्त को 1972 को लुईस 16 को जेल में डाल दिया, ठीक है, और इलेक्शन करवाए, वोटिंग करवाए। इस बार वोटिंग जो थी वो कोई भी दे सकता था, चाहे अमीर हो गरीब हो कोई भी हो, बस पुरुष होना चाहिए और 21 साल से ज्यादा उसकी उम्र होनी चाहिए, ठीक है। अब नेशनल असेंबली जो है वो फॉर्म हो चुकी थी, उस नेशनल असेंबली का नाम था कन्वेंशन, ठीक है। और 21 सितंबर 1972 को फाइनली मोनार्ची खत्म हो गई पूरी तरह से, जो है जो राजा का रूल था वो खत्म हो गया। अब जो फ्रांस था वो एक रिपब्लिक बन चुका था, फ्रांस एक रिपब्लिक बन चुका था, ठीक है। लेकिन 21 जनवरी 1979 को जैसे ही लुईस 16 को हैंग करा गया, मतलब उसको फांसी चढ़ा दी गई, उसके बाद ये जो था ना, इसने अपने असली रंग दिखाया। ये जो मैक्समिलियन रॉबर्ट्सफायर था, इसने भी ज्यादा दिन रूल नहीं करा, इसने सिर्फ 1793 से 94 तक रूल करा। लेकिन इसके जो रेन है, मतलब जितने साल इसने रूल करा, उसे रेन ऑफ टेरर बोला जाता है। पता है क्यों? क्योंकि ये क्या करता था, जिसको भी अरेस्ट करता था उसे गुलिटोन नाम की चीज पे काट देता था। जानते हो गुलिटोन इस तरह से कुछ दिखता था, इसमें आदमी की मुंडी डालो अंदर और खच्चे से मुंडी अलग, तो ये होता था। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद फिर फ्रांस में और कई सारी क्रांतियां हुई, आज के ज़माने तक का बहुत सारी क्रांतियां हुई फ्रांस में। विमेन आई, विमेन ने अपने हक मांगे, उन्होंने कहा कि भाई हमें भी कुछ मिलना चाहिए, उसके बारे में अलग चीज़ें, लेकिन वो आपके एग्जाम में नहीं आएंगी। आपके एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी यही आएंगी। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आप बहुत आसानी से समझ चुके होंगे। और अब आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लासेस में। देखो इस तरह की हमारी क्लासेस होती हैं, इस तरह से हम पढ़ा देते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें आपके माइंड में बस जाएँ, आप कहीं भी भूल ना पाओ, और बहुत आसान भाषा में। तो इस वीडियो के बारे में आप जो भी सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। नोट्स और क्लासेस के बारे में आप जानना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे फिर आने वाली क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।